do one simple thing. Listen carefully to every single word. I guarantee 80 to 90% of this topic will be ready in your mind right now. Physics is actually very easy. Limitations of dimensional analysis. Limitations or limits of dimensional analysis. जिस तरह हर चीज़ की एक लिमिट होती है, इस तरह डायमेंशनल एनालिसिस की भी एक लिमिट है। उस लिमिट के अंदर तो ये एप्लीकेबल है, या उस लिमिट के अंदर तो ये काम कर सकता है। बियॉन्ड द लिमिट, उस लिमिट से बाहर ये एप्लीकेबल नहीं है, अपनी लिमिट्स के बाहर ये काम नहीं कर सकता। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, इसी तरह डायमेंशनल एनालिसिस की भी एक लिमिट है। उसकी 4 लिमिट्स को यहाँ डिस्कस किया गया है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, उन लिमिट्स के अंदर तो ये एप्लीकेबल है, काम करता है फार्मूलाज पे, हर चीज़। लिमिट्स से बाहर ये एप्लीकेबल नहीं है काम। लेकिन अब वो लिमिट्स क्या है, कहाँ तक ये काम कर सकता है, कहाँ तक ये एप्लीकेबल है, कहाँ से ये एप्लीकेबल नहीं है। तो 4 लिमिट्स को डिस्कस किया। फर्स्ट लिमिट कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस कांट डिस्टिंग्विश क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशंस। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल से। एज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ है। अब डायमेंशंस, टॉर्क की डायमेंशन, इसकी और हमारे पास मूवमेंट आर्म है, और मूवमेंट आर्म हमारे पास यहाँ पे लेंथ है, टॉर्क में एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस या लेंथ, वो हमारे पास क्या है आर। तो आर क्या लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी पावर माइनस 2। फोर्स की डायमेंशन हम प्रीवियस एक लेक्चर में फाइंड करना सीख चुके हैं, ये हम सीख चुके हैं कि ये कैसे आई है और कहाँ से आए। अगर किसी स्टूडेंट ने ये वो लेक्चर नहीं सुना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लेक्चर को पहले सुन लें तो फिर ये ज़रा बेहतर समझ आ जाएगी। तो फोर्स की डायमेंशन हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में फाइंड कर चुके हैं, जो कि एम एल टी पावर माइनस 2 थी। अब यहाँ पर ये एम इसी तरह नीचे आ जाएगा, ये टी पावर माइनस 2 भी इस तरह नीचे आ जाएगा। अब एल और एल दोनों की बेस सेम है, तो एक बेस के साथ पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो अगर कोई भी पावर ना लिखी हो तो इसका मतलब पता है कि पावर क्या है 1। जब भी कोई पावर नहीं लिखी हुई इट्स मीन कि उसकी पावर 1 है। तो 1 + 1 यहाँ पर आ जाएगा, एल एल एक बेस के साथ 1 + 1 दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगेन ये एम इसी तरह नीचे आ जाएगा, ये टी पावर माइनस 2 इस तरह नीचे आ जाएगा, और 1 + 1 2, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। तो टॉर्क की डायमेंशंस आ गई, डायमेंशन ऑफ टॉर्क आ गई एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। ये अलग आपसे पेपर में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, एसएलओस बेस्ड क्वेश्चन। टॉर्क की डायमेंशन फाइंड करें, तो हमने टॉर्क की डायमेंशंस फाइंड किए। अब डायमेंशंस वर्क की, वर्क हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इनटू, अगेन फोर्स की डायमेंशन एम एल टी पावर माइनस 2, ये वाली एम एल टी पावर माइनस 2 प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और डिस्टेंस या लेंथ, डिस्टेंस और लेंथ एक है, इसकी डायमेंशन कैपिटल एल होती है। अगेन ये एम इस तरह नीचे आ जाएगा, टी पावर माइनस 2 इस तरह नीचे आ जाएगा। एल और एल सेम बेस है, एक बेस के साथ पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब कोई पावर नहीं होती तो पावर 1 होती है, यहाँ भी 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अगेन ये एम इस तरह नीचे आ जाएगा, टी पावर माइनस 2 1 + 1 2। तो वर्क की डायमेंशन आ गई है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, और टॉर्क की डायमेंशन भी एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 आई। टॉर्क और वर्क दोनों की डायमेंशन सेम आई है, एम एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 टी पावर माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। टॉर्क की डायमेंशन भी यही है, वर्क की डायमेंशन भी यही है, और अगर हम उस तरह एनर्जी की डायमेंशन चेक करेंगे तो वो भी यही आएगी। मतलब कि टॉर्क, वर्क और एनर्जी की एक ही डायमेंशन है, तीनों की डायमेंशन सेम है। तो ये डायमेंशन अगर लिखी हो तो हम फर्क नहीं कर सकते कि ये डायमेंशन वर्क की लिखी हुई है या टॉर्क की लिखी हुई है या एनर्जी की लिखी हुई है। तो यही फर्स्ट लिमिट है। इसकी लिमिट क्या है कि ये हमें
डायमेंशंस तो दे रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि डायमेंशन एनर्जी की है, वर्क की है या टॉर्क की, तो इसकी फर्स्ट लिमिट है। यहाँ से आगे ये हमें नहीं बता सकता कि ये डायमेंशन है किसकी, ये तीनों की क्योंकि एक ही है। तो कौन डिस्टिंग्विश, ये फर्क नहीं कर सकता क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशन, क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशन, तो इनमें फर्क नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन मे रिप्रेजेंट वर्क, एनर्जी और टॉर्क, तो ये वर्क को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, एनर्जी को भी कर सकती है और टॉर्क को, ये फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी। अब सेकेंड लिमिटेशन, कांट बी यूज्ड फॉर formulas containing trigonometric, logarithmic and exponential functions। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, जिनमें हमारे पास साइन थीटा आ रहा हो, कॉस थीटा आ रहा हो, टैन थीटा आ रहा हो, सीकेंड को सीकेंड कॉट, तो ये सारे हमारे पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास आ रहा हो लॉग एक्स आ रहा हो, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ रहा हो, एंटी लॉग ऑफ एक्स या वाई आ रहा हो, तो हमारे पास होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास होते हैं जिनमें ई पावर एक्स आ रहा हो। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ सेकंड वाले को। सेकंड वाले में जिस तरह अभी यहाँ पर साइन थीटा, थीटा को हम डिफाइन करते हैं, थीटा को हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब थीटा की हमारे पास डायमेंशंस क्या होंगे, आर्क लेंथ की डायमेंशन लेंथ है, तो इसकी डायमेंशंस हमारे पास होंगी कैपिटल एल, और रेडियस, रेडियस हमारे पास अगेन एक लेंथ होती है, रेडियस हमारे पास लेंथ है किधर से, सेंटर से सर्कमफेरेंस। रेडियस क्या है, लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस, ये हमारे पास रेडियस है, और रेडियस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, तो रेडियस भी एक लेंथ है, तो ये भी, इसकी डायमेंशन भी फिर कैपिटल होगी, हर एल लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल होती है। अब सेम एल और एल आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास थीटा की डायमेंशंस क्या आएंगी, कोई डायमेंशन नहीं, सिर्फ वन बचा, एल और एल आपस में कट गए, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं बची, तो थीटा हमारे पास क्या डायमेंशन लेस है, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, थीटा इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, या थीटा हैज नो डायमेंशन। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें ना, मैं एक्सेलरेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, फिर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और हमने सिंप्लीफाई किया, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन आई है एल टी पावर -2, यहाँ पर थीटा की डायमेंशन आई है 1, मतलब कोई डायमेंशन यहाँ पर नहीं आई, वो तो डायमेंशनल क्वांटिटी है और ये डायमेंशन लेस है, उसकी डायमेंशन हैं, हैज डायमेंशन, और इसकी नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब थीटा हमारे पास है डायमेंशन लेस है, डायमेंशन नहीं है थीटा की। जब थीटा डायमेंशन लेस है, साइन कॉस भी हमारे पास डायमेंशन लेस ही है, क्योंकि ये साइन भी, सम पीपल हैव दो साइड्स की रेशियोज हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखी, और यहाँ पर एल और एल दो सेम है, तो जब दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो होगी तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। जब भी दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो आएगी तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी, ये बात आपने माइंड में रखनी है। द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज हैज नो डायमेंशंस। रेशियो ऑफ टू सिमिलर, दो सिमिलर क्वांटिटीज हैं तो उनकी कोई भी डायमेंशन फिर नहीं होगी, क्योंकि सिमिलर होगी तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो मतलब कि ये हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, डायमेंशन लेस, साइन की कोई डायमेंशन नहीं होती। सेम लॉग एक्स में, लॉग एक्स में ये एक्स जो है ना, ये भी रेशियो है टू सिमिलर क्वांटिटीज की, जिस तरह ये रेशियो है टू सिमिलर क्वांटिटीज का थीटा, इस तरह एक्स भी टू सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है। तो इस जब सिमिलर क्वांटिटीज होंगी तो फिर वो कट जाएंगी, कोई डायमेंशन नहीं बचेगी, तो मीन्स के लॉगरिथमिक भी हमारे पास डायमेंशन लेस है, इनकी भी डायमेंशन नहीं होती। इस तरह एक्सपोनेंशियल में ये जो ये एक्स है, ये भी टू सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है, टू सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो, तो ये भी कट जाती है और यहाँ पर भी कोई हमारे पास डायमेंशन नहीं बचती। सिंपली कि ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल ये तीनों डायमेंशन लेस है, इन तीनों की डायमेंशंस नहीं होती।
तो डायमेंशंस वहां पर अप्लाई होती हैं जहां डायमेंशंस हो। अब इनकी डायमेंशंस हैं तो हम यहाँ पर डायमेंशंस का फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इनकी तो डायमेंशंस ही नहीं है, 1 1 है, तो यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई नहीं होते। तो इसकी सेकंड लिमिट है। सेकंड लिमिट क्या है? कांट बी यूज्ड, इनको अप्लाई नहीं कर सकते फॉर फार्मूलाज कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो ये सेकंड लिमिट है कि ये डायमेंशन एनालिसिस जो है यहाँ पर अप्लाई हो सकता है क्योंकि इनकी डायमेंशंस हैं, लेकिन इधर अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं है, ना इसकी डायमेंशन है, ना इसकी है, तो ये इसकी सेकंड लिमिट है, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता। कांट बी यूज्ड फॉर फॉर्मूलाज कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। नंबर थर्ड, कांट फाइंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट व्हेन ड्राइविंग अ फार्मूला। इस थर्ड को समझने के लिए मैं पहले ये एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, तभी आपको ज़रा बेहतर समझ आ जाएगा। पहले उस एग्जांपल को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एग्जांपल है नेशनल बुक फाउंडेशन की एग्जांपल नंबर 1.2, जो न्यू कोर्स 2025 उसकी बुक का, न्यू बुक का। तो पहले ये एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में भी आ सकती है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, और इस टाइप का क्वेश्चन में भी रिसेंटली फेडरल बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है इस टाइम। आई थिंक यही सेम क्वेश्चन था। तो पहले हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम नंबर 3 और नंबर 4 हमें बेहतर समझ आ जाएगा। वैसे हमें ये आपको ज़रा बेहतर समझ नहीं आएगा, तो पहले हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ ना, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन लिखा रहे, मैं यहाँ पे इसको लिमिट्स में ला दे दूँगी। ये एग्जांपल का पार्ट नहीं है लेकिन यहाँ पे लिखा रहे वैसे। अच्छा, एग्जांपल क्या है? derive the formula for the time period of a simple pendulum। के एग्जांपल में ये कह रहे हैं कि एक फार्मूला ड्राइव करें टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम सबसे पहले क्या है? ये हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? दिस इज सिंपल पेंडुलम। above suspended vertically by from a fixed point, suspended above, suspended लटकी हुई, vertically लटकी हुई from a fixed point by लाइट वेट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये जो हमारे पास है ना स्ट्रिंग या धागा, ये लाइट वेट और इनएक्सटेंसिबल, मतलब कि ये लचकदार भी नहीं है और इसका वजन ना होने के बराबर है, बहुत कम है। तो लाइट वेट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से लटका हुआ, so it can swing या oscillate, it can oscillate freely under gravity। सिंपल वर्ड में सिंपल पेंडुलम क्या है? एक बॉब जो कि वर्टिकली सस्पेंडेड है, लटका हुआ है फिक्स पॉइंट से, उसे हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन क्या है कि यहाँ से चले, इस पॉइंट से चले, दूसरी साइड गई, वापस इसी साइड और यहाँ पर इसी पॉइंट वापस आ जाए, तो एक ऑसिलेशन होगी। और एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने फाइंड करना है। सिंपल, इस सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में जब भी हम फार्मूला फाइंड करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी फाइंड किया था, तो सबसे पहले हमने गैस करना होता है कि ये टाइम पीरियड या ये क्वांटिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है, किस किस पे डिपेंड कर सकती है, मे डिपेंड। द टाइम पीरियड डिपेंड ऑन, ये डिपेंड कर सकती है इसके मैस पे, मैस ऑफ द बॉब, नंबर 1 मैस पे डिपेंड कर सकती है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, अब ये हमारे पास है लॉन्ग लेंथ पेंडुलम, और अगर मैं यहाँ से पकड़ लूँ तो ये हमारे पास शॉर्ट लेंथ पेंडुलम। तो लेंथ चेंज करने से भी इसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो चेंज हो सकता है, डिपेंड। तो ये इस पर भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी, एंगल पे भी। अब यहाँ पे हमारे पास मेन पोजीशन से अगर मैं यहाँ पे ला के छोड़ दूँ तो स्मॉल एंगल है, अगर यहाँ मेन पोजीशन से इसको मैं यहाँ पे ला के छोड़ूँ तो ये हमारे पास बड़ा एंगल है और वो छोटा एंगल था, लार्ज एंगल है। तो एंगल पे डिपेंड कर सकता है टाइम पीरियड। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पे, जी हमारे पास
हाइट के साथ चेंज होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये जी की वैल्यू पहाड़ों पे कम हो जाती है, मून पे ये इतनी कम हो जाती है 1/6 रह जाती है, छठा हिस्सा रह जाती है जो वैल्यू इसकी अर्थ पे है उससे। तो जी हमारे पास हाइट के साथ चेंज होता है, तो टाइम पीरियड जी पे भी डिपेंड कर सकता है। तो ये डिपेंड कर सकता है मैस पे, लेंथ पे, थीटा पे और जी पे। तो फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम लिखेंगे टाइम पीरियड, इन सब पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एम एल थीटा जी, एम एल थीटा जी, फिर हम लिख देंगे ए बी सी डी। ये फार्मूला ड्राइव करने का एक तरीका है। पर लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू, जो जो फैक्टर डिपेंड कर रहा है वो लिखेंगे, ऊपर फिर हम ए बी सी की पावर में लिख देंगे। फिर हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट के आता है। इसके बाद हमने डायमेंशंस लिखनी है। टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, के कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं है। मैस की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल एम, यहाँ पावर ए तो यहाँ पावर ए आ जाएगी। लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल, यहाँ पावर बी, यहाँ भी आ जाएगी। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, या ये फाइंड किया हमने, थीटा क्या डायमेंशन लेस आया है, यहाँ थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है। तो थीटा को हम फिर इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशंस लिखी हुई हैं एक्सेलरेशन की, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हम प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। अब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो v की जगह पे हम d बाई टी लिख देंगे और ये t इसी तरह नीचे आ गया, फिर ये t मल्टीप्लाई बाई टी, टी स्क्वायर हो जाएगा, d इस तरह ही आ गया। अब डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस और लेंथ, डिस्टेंस और लेंथ एक ही है, तो लेंथ इन दोनों की नेचर एक है, तो डिस्टेंस या लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल होती है, टाइम की कैपिटल टी स्क्वायर था, तो ऊपर जाके पावर -2 हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी एल टी पावर -2। तो यहाँ पर ये जी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी पावर -2। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन तो आ गई एल टी पावर -2, लेकिन थीटा की यहाँ पर डायमेंशन नहीं आई, तो थीटा डायमेंशन लेस है, तो छोड़ दिया, इग्नोर करेंगे इसको, और जी की डायमेंशन हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पावर डी है तो यहाँ पावर डी आ जाएगी। इसके बाद ये m पावर a इसी तरह आ गया, ये k और t इस तरह यहाँ, फिर l पावर b, l पावर b, ये l पावर d, ये l पावर d, फिर t पावर -2d, t पावर -2d, इस तरह यहाँ पर आ गए। इसके बाद यहाँ पर ये m इसी तरह नीचे आ जाएगा, ये t पावर -2d भी इस तरह नीचे आ जाएगा। अब ये l और l दोनों की बेस सेम है, तो एक बेस के साथ पावर z हो जाती है, ये b प्लस d पावर z हो जाएंगी सेम बेस के साथ। अब इसके बाद बोथ साइड की पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स। अब पावर को कैसे कंपेयर करेंगे हम, यहाँ पर t की पावर 1, ये याद रखना है कि जब भी पावर ना लिखी हो तो इसका मतलब है कि पावर 1 है, ठीक है। वेन एवर नो पावर इज रिटन इट मीन्स द पावर इज 1। जब भी पावर नहीं लिखी होगी तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर पावर 1 है, ये माइंड में रख ले, इसको याद रखना है आपने। तो t की पावर क्या है 1, यहाँ पे t की पावर क्या है -2d, तो -2d इज इक्वल टू 1, कुछ भी पावर ना लिखी हो तो वहाँ पर 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू -2d, 1 इज इक्वल टू -2d, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास है l की पावर राइट साइड पे b प्लस डी, लेफ्ट साइड पे तो l है ही नहीं, तो जब कोई नहीं लिखा हुआ तो उसकी पावर 0 होती है, जब भी कोई मिसिंग है इट्स मीन द पावर इज 0। तो यहाँ पर l है ही नहीं, इस मतलब क्या है l की पावर क्या है 0, तो बी डी इज इक्वल टू 0। उसके बाद m आ गया, यहाँ m की पावर राइट साइड पे तो a है, लेफ्ट साइड पे m नहीं है, m नहीं है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी m पावर 0, उसकी पावर 0 हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू फिर 0। हमारे पास फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीन इक्वेशन बन गई। यहाँ से डायरेक्ट हमें a की वैल्यू मिल जाती है, फिर हम फ्रॉम इक्वेशन 2 इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इस इक्वेशन से, -2 इस d के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये d इधर ही रहेगा, -2 इधर चला गया डिवाइड में, तो ये -1/2 हो गया। अच्छा, ये माइनस हम डिनोमिनेटर भी लिख सकते हैं, सेंटर में भी लिख सकते हैं, और ऊपर डिनोमिनेटर के साथ भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया d इज इक्वल टू -1/2, d इज इक्वल टू, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में 0 इस तरह आ गया,
बी इस तरह आ गया और डी की जगह पे -1/2, क्योंकि डी -1/2 की इक्वल है तो यहाँ डी की जगह पे -1/2, बी और 0 इस तरह नीचे आ गए। अब ये -1/2 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इधर चला गया प्लस, और बी इज इक्वल टू 1/2, बी की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है। अब ये ए बी और डी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। टी इज इक्वल टू के एम ए, टी इज इक्वल टू के एम ए की वैल्यू क्या है 0, तो ए की जगह पे हमने यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ पे ए की जगह पे 0 लिख दिया, बी की जगह पे ये बी की वैल्यू लिख देंगे 1/2, एल पावर बी है तो एल पावर 1/2 हो जाएगी, क्योंकि बी 1/2 है, एल पावर 1/2। उसके बाद थीटा, सी तो कहीं भी नहीं आया, क्योंकि थीटा क्या डायमेंशनलेस है, सी को हमने इग्नोर कर दिया, तो सी को हम यहाँ पर भी सी की पावर हम क्या लिख देंगे 0, क्योंकि इसको भी हमने इग्नोर करना है, डायमेंशनलेस है तो हम इसको 0 लिख देंगे। उसके बाद जी पावर डी, डी की पावर क्या है 1/2, तो यहाँ जी की पावर क्या आ जाएगी -1/2, तो यहाँ पर ये -1/2। अब इसके बाद एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अच्छा वो चीज़ क्या है कि अब कैलकुलेटर पे चेक करें, अगर आप लिखें कैलकुलेटर में 5 पावर 0 तो आपके पास आंसर 1 आएगा। आप लिख लें 48 पावर 0 तो आपके पास आंसर 1 आएगा। कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करें, कोई भी नंबर लिखें, कोई बड़ा नंबर लिख लें 6845 पावर 0 तो आपके पास क्या आएगा आंसर 1 आएगा। -9 की पावर 0 कर दो तो आपका आंसर 1 आएगा। कोई भी नंबर ले लें या कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लें, कोई भी क्वांटिटी उसकी पावर 0 करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा 1, 0 को छोड़ के एक्सेप्ट 0। कोई भी नंबर ले एक्सेप्ट 0, कोई भी नंबर ले आप कैलकुलेटर पे चेक कर ले तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो इस तरह फिर m की पावर 0 है तो ये भी 1 होगा, थीटा की पावर 0 तो ये भी 1 होगा, ये तो 1 हो गए, और ये के इस तरह नीचे आ जाएगा, ये तो m पावर 0 ये 1 हो जाएगा, ये भी हमारे पास ये इस तरह नीचे आ जाएगा। अब g पावर -1/2 है तो ये नीचे जाके +1/2 हो जाएगी डिनोमिनेटर में। अब इन दोनों में पावर 1/2 थी तो होल पावर 1/2 होगी, ये के इस तरह नीचे आ गया, 1 1 1 ये ख़त्म हो जाएगा, l पावर 1/2 1 l/2 l पावर 1/2। अब 1/2 को हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट, तो t इज इक्वल टू के √1 l/g। तो ये हमने फाइंड कर ली वैल्यू, फार्मूला फाइंड कर लिया। इन्होंने कहा था कि ड्राइव फार्मूला फॉर टाइम पीरियड, ये हमने टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव कर दिया, t इज इक्वल टू के √l/g। अब थर्ड जो इसकी लिमिटेशन है उसकी तरफ मूव करते हैं। थर्ड इसकी लिमिटेशन क्या है, थर्ड लिमिटेशन में क्या है, कांट फाइंड dimension analysis can't find dimensionless constant when deriving a formula। हमने फार्मूला ड्राइव किया लेकिन हमें इसने k की वैल्यू नहीं दी, ये k हमारे पास क्या डायमेंशन, ये कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू, एक्चुअल फार्मूला क्या है इसका, एक्चुअल फार्मूला हमारे पास है t इज इक्वल टू 2π √l/g। ये हमारे पास डायमेंशनल एक्चुअल फार्मूला है, t इज इक्वल टू 2π √l/g, लेकिन हमने जब ड्राइव किया तो यहाँ इसने k दिया है, इसने हमें 2π वैल्यू नहीं दी, तो कांस्टेंट की, डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू ये डेरिवेशन डायमेंशन एनालिसिस हमें नहीं देता। तो यही थर्ड पॉइंट है, कांट फाइंड, नहीं फाइंड कर सका k की वैल्यू, ये यहाँ पर ये फाइंड है, ये बाद में साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू फाइंड की है, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस ये वैल्यू हमें नहीं दे सकता। तो ये लिखा हुआ कांट फाइंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट व्हेन ड्राइविंग अ फार्मूला, यहाँ फार्मूला ड्राइव किया है, व्हेन ड्राइविंग अ फार्मूला कांट फाइंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू ये फाइंड नहीं कर सकते, ये हमारी थर्ड लिमिट है। अब फोर्थ लिमिट क्या है, फोर्थ लिमिट हमारे पास है
ज़रा इसको भी समझ लें, फोर्थ लिमिट को। अच्छा, फोर्थ लिमिट में वो क्या है, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास डायमेंशनली तो करेक्ट है, डायमेंशनली तो ये करेक्ट है, लेकिन फिजिकली ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास डायमेंशनली भी ठीक है और करेक्ट है, और फिजिकली भी करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू नहीं है, तो ये फिजिकली ठीक नहीं है, लेकिन डायमेंशनली ये करेक्ट है। डायमेंशन के थ्रू फाइंड किया तो डायमेंशनली ये हमारे पास करेक्ट है, लेकिन फिजिकली ये रॉन्ग है। और ये डायमेंशनली करेक्ट भी है और फिजिकली भी करेक्ट है। तो यही हमारी थर्ड है, डायमेंशनली करेक्ट डजंट ऑलवेज मीन फिजिकली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट डजंट ऑलवेज मीन फिजिकली करेक्ट। कि डायमेंशनली करेक्ट है तो वो हमेशा फिजिकली भी करेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। फोर्थ क्या है कि जो डायमेंशनली करेक्ट है लास्ट में नहीं है कि फिजिकली भी करेक्ट हो, वो फिजिकली रॉन्ग भी हो सकता है। डायमेंशनली करेक्ट फिजिकली भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, ऑलवेज का वर्ड यूज किया। डायमेंशनली करेक्ट डजंट ऑलवेज मीन फिजिकली करेक्ट, बट डायमेंशनली रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग। अगर इसकी डायमेंशनली कोई गलत है तो वो तो है ही गलत, वो फिजिकली ठीक तो हो ही नहीं सकती। डायमेंशनली रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग, बट डायमेंशनली करेक्ट डजंट ऑलवेज फिजिकली करेक्ट। Assignment 1.2 from National Book Foundation. Which of the following relationships is dimensionally consistent with acceleration? इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ये वाला रिलेशन v ओवर टी स्क्वायर, v ओवर एक्स स्क्वायर, v स्क्वायर ओवर टी और v स्क्वायर ओवर एक्स, इन चारों में से कौन सा एक्सेलरेशन के साथ डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। मतलब कि कौन सा, किसकी डायमेंशन और एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपस में मैच कर रही हैं, एक जैसे हैं, ये क्वेश्चन है। तो हमने सब की डायमेंशन फाइंड करनी है। ये वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस या लेंथ की डायमेंशन l, टाइम की t, तो ये ऊपर जाएगा तो माई टी पावर -1, तो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी l t पावर -1। वेलोसिटी की डायमेंशन l t पावर -1, टाइम की कैपिटल T, स्केयर है तो स्केयर। अब ये L इसी तरह नीचे आ जाएगा, ये T भी इसी तरह नीचे आ जाएगा, और ये T स्केयर ऊपर जाएगा तो T पावर -2, T स्केयर ऊपर जाएगा तो T पावर -2 हो जाएगा। अब T और T बेसिस सेम है, तो एक बेस के साथ पावर ऐड हो जाएंगी -1 -2, और ये L इसी तरह नीचे आ गया, और ये L इसी तरह नीचे आ जाएगा, और T और T सेम बेस है, एक बेस के साथ पावर्स ऐड होगी, -1 -2 -3, L इस तरह आ गया, तो ये हमारे पास आ गया L T पावर -3। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने फाइंड की थी, ये L T पावर -2 है और ये L T पावर -3, तो इसकी डायमेंशन एक्सेलरेशन के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, मैच नहीं करती। फिर हम इसकी डायमेंशन चेक करेंगे, अगेन V की L T पावर -1, X क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन L होती है, स्केयर और स्केयर, और इसके बाद ऊपर जाएगा -2 सेम, तो इसकी डायमेंशन भी जो आई है वो इसके साथ मैच नहीं करती। फिर इस तरह अगेन इसकी डायमेंशन, ये भी इसके साथ मैच नहीं करती। अब इसकी डायमेंशन मैच कर रही, V की डायमेंशन L T पावर -1, स्केयर है तो स्केयर, X क्या लेंथ या डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल L। अब ये L का स्केयर, ये टू वंस आर टू, -2 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी पावर +1 ऊपर जाएगी तो -1। अब यहाँ पर ये T पावर -2 इस तरह इधर आ जाएगा, L और L बेसिस सेम है, एक बेस के साथ पावर ऐड हो जाएंगी 2 -1। अब 2 -1 1 होता है, 1 लिखते नहीं हम, L और ये T पावर -2 इस तरह नीचे आ जाएगा, तो L T पावर -2, L T पावर -2। सो इसकी डायमेंशन और एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपस में कंसिस्टेंट है। ये सो V स्क्वायर ओवर X, सो V स्क्वायर ओवर X इज डायमेंशनली consistent with acceleration। ये हमारी असाइनमेंट।